नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है संडे और आज आपकी एक ही क्लास होगी। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी की क्लास और आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक जो कि है समास। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट समास को डिस्कस करेंगे। आज हम इसे पूरा कर देंगे और इस तरीके से करेंगे कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की दोस्तों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को दोस्तों आप क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे रीट का हो, ग्राम सेवक, पटवार, पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो आज हम समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों समास का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना है। दोस्तों समास का अर्थ यही होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप या किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना। एक तरीके से देखें दोस्तों तो इसका मतलब, इसका जो अर्थ हम अगर समझेंगे डेफिनेशन पर ना जाके छोटा अर्थ, छोटा अर्थ क्या होगा दोस्तों? छोटा अर्थ यानी किन्हीं भी दो या दो से अधिक पद या अक्षरों से बने हुए कोई भी लाइन है उसका एक सार्थक शब्द बना दिया जाए तो वो समास कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूं छोटा अर्थ का मतलब, फॉर एग्जांपल दोस्तों हम अगर यहाँ पे समझें कि हमें जैसे लिखा हो यहाँ पर कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब ये एक पूरा वाक्य मान लीजिए, पूरी एक लाइन है। इसको अगर एक संक्षिप्त में लिखना हो तो क्या लिखेंगे दोस्तों? यथाशक्ति। क्या लिखें दोस्तों? यथाशक्ति। तो यानी हमने क्या बना दिया? एक संक्षिप्त रूप बना दिया। देखो दोस्तों छोटा अर्थ बना कि नहीं बना आपके समय। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। कहने का मतलब इसकी अगर परिभाषा के ऊपर जाते हैं कि दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त रूप लिखना, उनका संक्षिप्त रूप लिखना और उनके संक्षिप्त रूप का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब इसका एक सार्थक अर्थ दोस्तों यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ऐसा नहीं लिखना है कि उसका कोई अर्थ ही ना निकले, उसका कोई मतलब ही ना हो। तो समास की ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी, सीधा साधा रखना है, रटना नहीं। बच्चे क्या करेंगे अक्सर रटेंगे कि दो या दो से अधिक पदों के जोड़ने पर फलाना है, वो ऐसे मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं है, मतलब वाली बात नहीं, सीधा याद रखना है। छोटा अर्थ, समास का अर्थ छोटा होता है, संक्षिप्त रूप लिखना, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाना, उसे ही हम समास दोस्तों कहते हैं। याद हो जाएगी? ठीक। अब समास के भेद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद के बारे में दोस्तों या प्रकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों कहीं 4 लिखा होगा, कहीं 6 लिखा होगा। वैसे तो आपको 6 ही आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर कॉमनली जब पढ़ते हैं हम तो हमें 4 यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला अव्ययी भाव समास, फिर आपका द्वंद्व समास, फिर आपका हो गया यहाँ पर कौन सा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास और लास्ट आपका तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा 4, लेकिन विद्वानों ने क्या माना है दोस्तों? इस तत्पुरुष समास के 2 भेद माने हैं, 2 प्रकार माने, इसको आगे डिवाइड किया है। एक तो इसका होगा आपका द्विगु समास और एक आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब देखो कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 और 5 और 6, तो कुल प्रकार कितने हो गए? 6। वैसे आपको यह ध्यान रखना कि जो द्विगु है वो कर्मधारय है, किससे मिलकर बने होते हैं? तत्पुरुष से मिलकर। तत्पुरुष से पहले कौन बनेगा? कर्मधारय। कर्मधारय के बाद कौन बनेगा? द्विगु बनेगा, ध्यान रखना। अब इनके अलग अलग पहचान, इनके अलग अलग काम की वजह से इनको अलग अलग नाम दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, आपको 4 या 6, आपको जब भी प्रश्न पूछे तो आपको 6 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर देना है। ठीक है, 6 कौन कौन से आपके सामने हैं। चलिए अब हम 1 बाय 1 एक एक को हिसाब से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास को।
एक एक चीज को डिस्कस करेंगे दोस्तों। द्वंद्व समास में क्या क्वालिटी होती है, क्या आपको ध्यान में रखना। बच्चे क्या करेंगे, रटना स्टार्ट करते हैं। देखो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है द्वंद्व और द्विगु में, कि द्वंद्व में संख्यावाची होता है कि द्विगु में होता है। ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। जब हम पढ़ते थे उस समय हमारे साथ भी ये हुआ था, तब बता रहा हूँ कि इनको पहचान कैसे करो, क्योंकि द्विगु और द्वंद्व एक जैसा लगता है कहीं ना कहीं। देखो सिंपल सी बात, अगर द्वंद्व को ध्यान से देखो तो इसमें भी द्वय, इसमें चलो द्वय नहीं, दय और द दोनों में देखो ध्यान से अगर गौर करेंगे इसके अंदर, इस शब्द के अंदर अगर गौर करेंगे तो देखो यहां पर भी आपको ये नजर आएगा और यहां पर भी आपको ये नजर, यानी दोनों समान है, दोनों बराबर है। इसका मतलब एक का नाम अगर राम है दोस्तों तो दूसरे का नाम भी दोस्तों यहां पर राम है ना। तो यानी ये भी सही है और ये भी सही। कहीं ना कहीं इसका मतलब दोस्तों ये निकलता है कि यहां पर दोनों पद प्रधान होंगे। क्या होंगे, दोनों पद क्या होंगे दोस्तों, प्रधान होंगे। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान दोस्तों यहां पर होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहां पर माता पिता। अब देखो माता अपने जगह पर प्रधान है, पिता भी अपने जगह पर प्रधान है। क्या यहाँ पर दोस्तों प्रधान है। इसी तरीके से भाई बहन हो गया, भाई और बहन। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों पद प्रधान होंगे। किसमें, द्वंद्व में। कैसे पता लगा कि दोनों पद प्रधान होंगे, कि दोनों में दय और दय आ रहा है, इसका मतलब समान है, दोनों पद प्रधान है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको कि बीच में कहीं आपको और लगा मिल जाए या दोस्तों आपको या लगा मिल जाए, बीच के अंदर इन चिन्हों का प्रयोग होता है, और का या का, या अंत में आपको आदि लिखा हुआ नजर आए तो आपको बिना देखे क्या करना है, कौन सा समास करना है, द्वंद्व समास कर देना है। ठीक है। और या अंत में आदि लिखा हो तो कौन सा समास होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता। समझ में आएगा। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिख दी है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जिससे समय की बचत हो जाए, आप समझ भी ज़्यादा पाओ। द्वंद्व समास का मतलब आप समझ, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और साथ में एक दूसरी पहचान मैंने बताई कि बीच में कहीं ना कहीं आपको और या लास्ट में आदि आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान है दोस्तों, माता पिता। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, बीच में और आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप गलती करते हैं हमेशा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ दोस्तों। 31, अब 31 जैसे ही पढ़ोगे ना बच्चे क्या करेंगे, मतलब रट्टाफिकेशन उनकी की होती है, उन्हें ध्यान होता नहीं है। रट्टाफिकेशन 31 नाम लिख गया, दिमाग में क्या होगा 31, यानी कहीं ना कहीं एक ये संख्या है। 31 नाम आते ही ऑप्शन में आपको द्वंद्व भी दिया होगा, ऑप्शन में आपको द्विगु भी दिया होगा, क्योंकि द्विगु के अंदर संख्यावाची शब्द आता है पहला, तो वो द्विगु होता है। आपका फटाक से दिमाग में 31 देखते दिमाग में आ जाएगा कि ये तो द्विगु है, और फटाक से टिक किया द्विगु के ऊपर। घर आएंगे तो भैया गलत हो गया। ऐसा नहीं करना, ये रट्टाफिकेशन की बात होगी तभी होगा। 31 में देखो दोस्तों 1 और 30, ध्यान से समझना, 1 और 30 इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसके अंदर दोस्तों द्वंद्व समास होगा। 26, 6 और 20, ध्यान रखना इस बात को। फिर काम काज आदि, लास्ट में आपको आदि नजर आया। रात दिन, रात या दिन, यानी एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। लाभ हानि, लाभ या हानि। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। यानी यहां पर या शब्द का प्रयोग तभी होगा जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे, दो शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है धर्माधर्म, सत्यासत्य। यहां पर ये आता ही बच्चे को समझ में नहीं आएगा ये इसमें कौन सा समास है। देखो दोस्तों, अगर मैं इसका यहां पर लिखूं तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों धर्म और अधर्म, इस तरह से इसे लिखने का तरीका होता है। अब देखो धर्म और अधर्म एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, धर्म या अधर्म।
तो इसका मतलब कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों ही प्रधान है, दोनों ही प्रधान है। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका मतलब ये होगा सत्य या असत्य। तो ये थोड़ा गौर करने वाली बात है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। सत्य या असत्य दोनों ही पद क्या है? प्रधान है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। इसलिए यहाँ पर या का प्रयोग दोस्तों किया गया है। ये कुछ उदाहरण थे द्वंद्व समास के। तो उम्मीद करता हूँ द्वंद्व समास अच्छे से आपके क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो अगला समास हम पढ़ रहे हैं वो द्वंद्व के बाद में दोस्तों द्विगु समास को पढ़ने वाले हैं। द्वंद्व समास की पहचान कैसी होगी? दो बार द समान दिखाई दे रहा है तो दोनों पद प्रधान होंगे। इस तरीके से ट्रिक आपको बना लेनी है। अब द्विगु में क्या चीज होती है? द्विगु में पहला पद दोस्तों संख्यावाची होता है, लेकिन कैसे पता लगेगा? नहीं पता। आप देखो पहले पद में देखो द्वि लिखा हुआ है। द्वि का मतलब आप अगर थोड़ा फील करोगे, महसूस करोगे तो दो होता है, कहीं ना कहीं एक संख्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों एक क्या है? संख्या। इसका मतलब क्या है कि पहला पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। यहां लिखेंगे प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है। याद रह जाएगा, प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। और पूरी एक जो लाइन होती है वो एक समूह का बोध कराती है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह है, दो राह है, दो राहों का समूह है ना। इस तरीके से एक समूह का बोध कराती है। और प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है, तो फटाक से टिक कर देना है द्विगु के ऊपर। द्वि माने दो, यानी पहला पद क्या होगा इसमें? संख्यावाची। वहीं खेल खत्म हो जाता है। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कुछ उदाहरण आप देख लीजिए दोस्तों द्विगु समास के। द्विगु में द्वि का मतलब क्या होता है? दो, यानी प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। बस इतनी सी पहचान आपको देंगे कि पहला शब्द अगर संख्या है तो वो आपको द्विगु कर देना है। देखो पहले द्विगु को ही ले लेते हैं। द्विगु, अब नाम से कि द्विगु समास भी होता है। द्विगु का मतलब क्या होता है दोस्तों? द्विगु मतलब दो गायों का समूह है, दो गायों का समूह है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह है। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह है। तिरंगा 3 रंगों का समूह है। चौराहे 4 राहों का समूह है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह है। त्रिफला 3 फलों का समूह है। अठन्नी 8 आनों का समूह है। पंचामृत 5 पात्रों का समूह है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। चौमासा 4 मासों का समूह है। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह है। चतुर्युग 4 युगों का समूह है। पंजाब 5 आबों का समूह है, या आब का मतलब दोस्तों जल भी होता है, यहाँ बताना। सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषियों का समूह है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ साथ जैसे समास का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं एक मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा। और जैसे एग्जाम नज़दीक आता तब हम मॉक टेस्ट भी आपके लिए लगाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम्पल जो करवा दिए यहीं से आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो द्विगु समास के बारे में आपने अच्छे से कवर कर लिया। द्वंद्व पढ़ा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में एक संख्या होती है पहला, बस वो द्विगु हो गया काम द्वंद्व और द्विगु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जिस समास को हम पढ़ेंगे उसका नाम दोस्तों अव्ययभाव समास। सबसे पहले कॉमन बात की इसकी पहचान क्या होती है? इसके नाम से स्पष्ट है इसकी पहचान क्या होगी। अव्ययभाव समास, यानी इसके शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? अव्यय। अगर आप गौर से देखें तो इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है? अव्यय। यही इसकी पहचान है। कहने का मतलब कि जो प्रथम पद होगा उसमें, जो प्रथम पद दोस्तों होगा उसमें क्या होगा? अव्यय होगा। पहला पद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? अव्यय होगा। क्वेश्चन मार्क लग गया अभी आपके दिमाग में कि ये अव्यय क्या होता है सर। दोस्तों अव्यय को डिटेल से तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि जिसके ऊपर किसी लिंग का, पुरुष का, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है वो अव्यय कहलाते हैं। तो यानी प्रथम पद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? अव्यय होगा। या दोस्तों यहाँ पर प्रथम पद आपके अंदर आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रथम पद में शुरुआत के अंदर अगर प्रथम पद अव्यय है तो ठीक बात है, या उपसर्ग है तो उसमें कौन सा होगा समास? अव्ययभाव समास होगा। प्लस में अंतिम पद प्रधान होगा। अंतिम पद क्या होगा दोस्तों? प्रधान होगा।
ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल से हम समझे, हमें लिखा प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसको मैं लिखूंगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो ये इसमें कौन सा समास है? आप कहोगे सर इसमें रट्टाफिकेशन है तो अव्ययभाव समास है, लेकिन गौर से देखो तो शुरुआत के अंदर दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उपसर्ग है। और दूसरा शब्द लास्ट में जो है दिन, ये यहाँ पर प्रधान है, अंतिम पद प्रधान है, तो इसका मतलब अव्ययभाव समास हो गया। एक मैं और लिखता हूँ, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है? अगर शुरुआत में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रथम पद दोस्तों यहाँ पर अव्यय है और अंतिम पद शक्ति लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको पता है शक्ति प्रधान है यहाँ पर। तो कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव समास दोस्तों यहाँ हो गया। इसकी परिभाषा आप सुनेंगे, इसमें पहला पद अव्यय हो या कोई इसमें पहले पद में उपसर्ग लगा है और अंतिम पद दोस्तों प्रधान होता है, वो अव्ययभाव समास होता है। एक छोटी सी एक पहचान और है दोस्तों कि जैसे अभी अभी मैंने एक नाम लिखा, अभी अभी, इसमें 2 बार आ रहे हैं, यानी अगर आपको रिपीटिशन मिल जाए, पद का रिपीटिशन मिल जाए, रिपीट हो जाए 2 बार, तो उसके अंदर भी दोस्तों अव्ययभाव समास आपको टिक करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ हम उदाहरण समझते हैं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो मैंने लिया आजन्म, इसका अर्थ होता है जन्म से। इसमें क्या लगा हुआ दोस्तों? उपसर्ग लगा हुआ है। प्रथम में क्या लिखा हुआ दोस्तों? उपसर्ग है और अंतिम पद क्या है? जन्म, जो कि प्रधान है। तो अव्ययभाव, आमरण में आ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अनुरूप में रूप के योग्य है ना, एक का एक, उसके बाद में रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अत्यधिक। ये आते ही आपको संधि विच्छेद करना आता होगा, तो इसमें अति उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अनु उपसर्ग इसमें दिखाई दे रहा है शुरुआत के अंदर दोस्तों आपको। फिर भरपेट, ये आपका क्या है? आपका अव्यय है, पहला प्रथम पद अव्यय है। उसके बाद में भरसक, इसमें भी अव्यय है। और आजीवन दोस्तों यहाँ पर आपको 3 चीज ध्यान में रखनी है। प्रथम पद के अगर पद में प्रथम आपको अव्यय नजर आ जाए या उपसर्ग लगा आ जाए और अंतिम पद प्रधान हो, तो दोस्तों अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों पढ़ेंगे कर्मधारय समास को। बहुत ही इजी दोस्तों कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास में 2 ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है दोस्तों? विशेषण। और यहां पर दोस्तों अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद क्या होता है? वो दोस्तों विशेष्य होता है। क्या होता है दोस्तों? विशेष्य होता है। अब विशेषण की डेफिनेशन क्या है? विशेषता बतलाना, संज्ञा व सर्वनाम के पदों की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी दोनों ही एक साथ मौजूद है कि भी विशेषता भी बताई जा रही है और जिसकी बतानी है विशेषता वो भी साथ में है, तो वो किस में आएगा दोस्तों? कर्मधारय में। जैसे दोस्तों नील गगन, नील गगन में यहां अगर नाम लिखूं नील गगन, तो इसका मतलब होता है नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। अब आप देखोगे कि यहां पर नीला ये क्या है दोस्तों? विशेषण है। ये विशेषता बतलाई जा रही है कि गगन है वो क्या है? नीला है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? इस गगन की। तो दोनों इसमें मौजूद हैं, तो इसमें कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। समझ में आया कि जब भी पहला पद विशेषण होता है, यानी पहले पद में विशेषता बताई जाती है कि ये विशेषता है, नीला है, काला है, पीला है, जो भी है। ठीक है, विशेषता बतलाई जाती है और जिसकी बतलाई जाती है वो भी विद्यमान है उस पद में, उस लाइन में, तो वो कर्मधारय समास में दोस्तों आता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल से हम और समझते हैं कर्मधारय को। देखो दोस्तों, सबसे पहला आता है हरी मिर्च। हरी मिर्च तो रोज खाते हैं, देखी होगी, है ना? वैसे ही अब हरी मिर्च, हरी है वो कौन है? हरी मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता बता दी। मिर्च क्या है? हरी है, तो विशेषता बता रही है और वो बतलाने वाला भी यहीं पे बैठा है। महामूर्ख, मूर्ख क्या है? महान है, तो यानी इसकी मूर्ख की विशेषता बतले। वीर बाला, बाला क्या दोस्तों? वीर है, तो वीर इसकी विशेषता होगी कि ये वीर है। बाला भी इसके अंदर मौजूद है, विशेषता भी मौजूद है, दोनों मौजूद है, तो कर्मधारय में आ गए। कर्षण सर्प, अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
कृष्ण शरप, शरप क्या है दोस्तों, काला है, इसका मतलब दोस्तों काला होगा, क्या होगा, काला। कि शरप की विशेषता कि शरप क्या है, काला है। पीताम्बर, पीला है कपड़ा, नहीं कपड़े की विशेषता बता कि वो पीला है। सज्जन मतलब सतजन, यानी अच्छा आदमी, जन का मतलब आदमी, सत्य का मतलब अच्छा, तो जन की विशेषता बतला दी। महादेव, महान देव, यानी देव की विशेषता बतला दी कि महान है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों, आपके पास कोई गाइड, कोई नोट्स होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिर भी मैंने एक वीडियो बना के बताया था आपको कि हिंदी की बेस्ट बुक कौन सी है पढ़ने के लिए, तो आप परचेज कर लीजिएगा। और वैसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी वीडियोस देख लीजिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट लूंगा, तो उसमें ढेरों एग्जाम्पल दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि वर्ण विचार मैंने 40 एग्जाम्पल आपको करवाए थे, 40 प्रश्न करवाए थे। ज़्यादातर प्रश्न उसी लेवल के पूछे जाएंगे और इसी के समाज के भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कंप्लीट आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मेरा टेलीग्राम नीचे दिया गया चैनल जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, कर्मधारी कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम बहुव्रीहि को समास को। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, ट्रिक देखो, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा है पद, यानी कहने का मतलब हो गया इसमें दोस्तों, ना तो प्रथम पद, ना तो दोस्तों इसमें प्रथम पद और ना ही दोस्तों अंतिम पद। ध्यान से समझना, ना तो प्रथम और ना ही अंतिम पद प्रधान दोस्तों होंगे, यानी दोनों ही प्रधान नहीं होंगे। पहला पद भी प्रधान नहीं होगा और अंतिम पद भी प्रधान नहीं होगा। जब दोनों में प्रधान होता है, पहला पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान, तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। जिसमें दोनों ही नहीं होते वो बहुव्रीहि हो गया। इसका मतलब कोई एक तीसरा पद होता है, एक अन्य पद होता है, एक अन्य पद आपको देखने को मिलेगा, वो दोस्तों प्रधान होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, यानी एक तीसरा ही पद प्रधान हो गया। इसका मतलब गणेश, लंबा उदर किसका होता है, गणेश का, तो यहाँ पर तीसरा ही कुछ अर्थ निकल रहा है। दशानस, दशानन, चक्रपाणी, बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों जिसके अंदर पहला और अंतिम पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा कोई अन्य पद ही दोस्तों इसमें प्रधान होता है। बस यही इसकी विशेषता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो कुछ इसके भी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे उदाहरण मैं उनकी पीडीएफ समास के, प्रत्येक समास की मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँ टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो दोस्तों, जैसे बहुव्रीहि के अंदर लंबोदर, गजानन, दशानन, गिरिधर, चक्रपाणी, रघुनाथ, चंद्रचूड़, मक्खीचूस, पतझड़, निशाचर। देखो दोस्तों, इसके अंदर न तो पहला पद प्रधान होता है, न ही आपका अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर का ही बात करेंगे तो इसमें लंबा है उधर जिसका, जैसे गणेश, इसमें अन्य पद प्रधान दोस्तों हो गया है। इसी तरीके से जिसके अंदर तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है, उसमें समास आपको बहुव्रीहि करना होगा। समझ में आ गया आप सभी के। चलिए, अंतिम और लास्ट जो है वो है तत्पुरुष समास, उसको पढ़ते हैं। अब दोस्तों अंतिम हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे और मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी विशेषता क्या होती है। आप अगर गौर से देखें तो गंगा का जल, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, रस भरा, रस से भरा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जैसे का, के लिए, से, के लिए, द्वारा, का, ये जो शब्द आ रहे हैं दोस्तों कारक चिन्ह है, यानी बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग आपको जब भी मिल जाए कहीं पे तो सीधा आपको तत्पुरुष समास वहाँ पर टिक कर देना है। ज़्यादा आपको दोस्तों डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि राजस्थान, पटवार, ग्राम सेवक, रीट और आपका ये जो हो गया एलडीसी हाई कोर्ट, इसके अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका कर्मधारी समास, अव्ययभाव समास और आपका यहाँ पर द्वंद्व समास, और इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और यहाँ पर तत्पुरुष समास का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा, मोटे तौर पे सीधा सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा। डेप्थ में ज़्यादा जाओगे, डेप्थ में चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। हाँ, एसआई का अगर पेपर होता, राजस्थान एसआई का अगर पेपर होता तो उसके अंदर दोस्तों इसको डिटेल से हम पढ़ते, आगे डिटेल से चीज़ें इसको हम करते। लेकिन आपको उसके अंदर 200 नंबरों का शायद 200 क्वेश्चन आते हैं या 200 नंबर, इस तरह से कुछ पेपर होता है हिंदी का स्पेशली,
तो उसमें डेप्थ में 1-2 प्रश्न पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी दोस्तों ऊपर ऊपर से ही प्रश्न आपके इन एग्जाम में बनने वाले हैं, जिन एग्जाम की मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो ये आपके पूरे समास कंप्लीट हो गए, 6 के 6 पूरे हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा आप समझोगे, रटने की कोशिश करोगे कि भाई इस समास में ये विशेषता होती है तो मैं रट लेता हूँ। नहीं, पद को देख कर समझ कर उसमें क्या बोला गया, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर उत्तर देना होगा। अब इनकी पीडीएफ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूँ, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर विशेषता इंपॉर्टेंट है, और विशेषता जब ध्यान हो गई तो आपको एग्जाम्पल ज़्यादा करने चाहिए, जिससे सारी चीज़ें आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में हमने पूरे समास को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट लेंगे समास का, जैसे वर्ण विचार कर लिया था वैसे ही मॉक टेस्ट आपका होगा समास का। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।